Today, in this video, we are going to discuss the preceding topic of Chapter 1 Chemical Reaction and Equation of Class 10th Chemistry, and the topic is Balancing of Chemical Equation. यानी इस टॉपिक में हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक इम्पोर्टेंट लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नाम से जानते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह लॉ केमिकल इक्वेशन पर एप्लीकेबल होता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्टेंट में प्रेजेंट एलिमेंट का टोटल मास प्रोडक्ट में प्रेजेंट एलिमेंट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। यानी कि किसी भी रिएक्शन में दो साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट एलिमेंट का टोटल मास प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट उसी एलिमेंट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। और ये कब होगा? जब दोनों साइड एलिमेंट इक्वल होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी कि रिएक्शन में हमें एटम्स को इक्वल करना है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, पहले उससे समझते हैं। जब हम रेड हॉट आयरन पर स्टीम पास कराते हैं तो एक मिक्सचर बनता है फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड का। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो हम इसे बैलेंस करना सीखेंगे पहले। तो अब इस रिएक्शन में हमें बैलेंस करना है, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना है Fe3O4। ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं होता, ये मिक्सचर होता है FeUO एंड Fe2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं हिट एंड ट्राइड मेथड्स। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। इसमें हम लिखते हैं जैसे नंबर ऑफ एटम एंड सिंबल एंड नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम द प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से एटम यूज हुए हैं। तो एक आयरन का एटम यूज हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आयरन। फिर हमारा हाइड्रोजन यूज हुआ है तो हम हाइड्रोजन का एटम लिख लेंगे। फिर हमारा ऑक्सीजन एटम यूज हुआ है तो हम ऑक्सीजन लिख लेंगे। अब देखेंगे हम रिएक्टेंट साइड में कौन कौन से एटम हैं, कितने एटम हैं, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं। तो रिएक्टेंट साइड में Fe देखिए एक है तो इसका हम नंबर लिख देते हैं 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम यूज हो रहे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं 2। और ऑक्सीजन हमारा सिंगल एटम है। इसी तरह हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं Fe3 यानी आयरन के 3 एटम यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम यूज हो रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। और हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। अब हम यहाँ पर सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करते हैं जो जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, या तो प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड। तो हमने यहाँ देखा आयरन के रिएक्टेंट साइड में एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दोनों में 2 एटम है। जबकि ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 4, यानी कि सबसे ज़्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हम बैलेंस किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन में कहाँ बैलेंस करना है, हमें रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करना है। प्रोडक्ट साइड में तो 4 है तो रिएक्टेंट साइड में हम क्या करें, 4 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 4। तो हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कहाँ है, तो वो हमें दिखा H2O के पास। तो यानी H2O को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम और किसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ H2O में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यू रिएक्शन लिखेंगे। यानी हमारी रिएक्शन क्या थी, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। तो हमने क्या चेंज किया था, H2O में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो हमारा इस तरह ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। तो अब हम फिर से एटम लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, Fe प्रेजेंट है, फिर वही हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। तो Fe के रिएक्टेंट साइड में कितना है, 1। और Fe के प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 एटम। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 4 2 जा 8। और प्रोडक्ट साइड में 2 एटम।
और ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 4 एटम, और प्रोडक्ट साइड में 4 एटम। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस दिख रहा है, इसके अलावा हम उस एटम को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होगा। तो Fe तो रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, जबकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 8 एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2। तो मेजर अमाउंट किसका है? हाइड्रोजन का। तो पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। यानी कि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कहाँ पर है? H2 में। तो यानी H2 में अब हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्शन लिखेंगे Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। और फिर से हम एटम्स नोट करेंगे कि आयरन, फिर हाइड्रोजन, फिर से ऑक्सीजन। आयरन कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 3। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 4 2 जा 8। यहाँ भी कितने हैं? 4 2 जा 8। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4। और यहाँ पर भी कितने हैं? 4। तो इस तरीके से क्या है? हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, क्या बचा हमारा? आयरन। तो आयरन में हम देखेंगे रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3। तो इनको इक्वल करने के लिए रिएक्टेंट साइड में हम आयरन में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 का। तो हम लिखेंगे 3Fe, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में Fe है, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। तो अब देखेंगे कि देखो रिएक्शन बैलेंस हुआ। Fe3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितने? 4, यहाँ पर भी कितने? 4। यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए? बैलेंस। इस तरह से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। अब हम इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एल्युमिनियम को जब हम कॉपर क्लोराइड में डालते हैं, कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनता है। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो बिल्कुल सेम जैसे लास्ट रिएक्शन बैलेंस की थी वैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। तो हमारे क्या क्या कौन कौन से एटम्स हैं, पहले उनका नाम। ये एल्युमिनियम एटम, फिर कॉपर एटम, फिर आपका क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम एटम कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में भी कितना है? 1। कॉपर एटम रिएक्टेंट साइड में कितना है? 1। प्रोडक्ट साइड में कितना है? 1। क्लोरीन के एटम रिएक्टेंट साइड में 2 प्रेजेंट है, जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 प्रेजेंट है। यानी नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किसके हैं? क्लोरीन के। अब क्लोरीन एटम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? जब हम देखते हैं कि किसी एक तरफ मल्टीप्लाई करने से एटम बैलेंस ना हो पाए, तो उस कंडीशन में हम एलसीएम ले लेते हैं। दोनों नंबर्स का ले लेते हैं एलसीएम, जो रिएक्टेंट साइड हो और प्रोडक्ट साइड हो। रिएक्टेंट साइड जो क्लोरीन के एटम कितने थे? 2। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 3। तो एलसीएम 2 और 3 का कितना आएगा? 6। यानी कि हमें अब दोनों साइड क्लोरीन के एटम 6 और 6 करने हैं। तो 6 करने के लिए मल्टीप्लाई कितने करेंगे? इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। यानी इसका मतलब ये हो गया कि क्लोरीन एटम में हम रिएक्टेंट साइड 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं क्लोरीन एटम रिएक्टेंट साइड कहाँ है, तो कॉपर क्लोराइड में है। यहाँ हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 का। तो इसमें कॉपर क्लोराइड में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। और प्रोडक्ट में कहाँ है? एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली हम रिएक्शन लिखेंगे। एल्युमिनियम में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें क्लोरीन है तो इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके साथ क्लोरीन है तो इसमें हमने देखा कितने मल्टीप्लाई कर रहे थे? 2 का। तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉपर को ऐसे ही रहने देंगे। अब फिर से हम नंबर ऑफ एटम लिखेंगे। एल्युमिनियम, कॉपर, क्लोरीन। एल्युमिनियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड 1 है, और यहाँ आप कितने हो गए? 2। कॉपर के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड 3 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 1। क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 3 जा 6।
तो हमने देखा अब सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन क्या हो गया, बैलेंस हो गया 6 बचा कौन सा, एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, और कॉपर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1। तो यानी सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, जो एटम सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है उसे बैलेंस करते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड। तो कॉपर के 3 एटम है, तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कॉपर 3 है और यहाँ पर कॉपर 1 है, तो इनको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम प्रोडक्ट साइड में कॉपर में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम कॉपर में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्शन लिखेंगे एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, और कॉपर में मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 3 का, तो 3Cu हो जाएगा। तो हम फिर से नंबर ऑफ एटम नोट करेंगे। एल्युमिनियम का भी यहाँ पर 1 एटम है, यहाँ पर आपके 2 एटम है। कॉपर के इधर 3 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कॉपर के 3 हो गए। और क्लोरीन के 6 एटम है और इधर भी 6 एटम, यानी हमारा अनबैलेंस क्या रहेगा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट साइड में एल्युमिनियम में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ट्वाइस Al प्लस 3CuCl2 एरो 2AlCl3 प्लस 3Cu। तो अब इस तरीके से क्या होगा, देखिए क्लोरीन भी बैलेंस हो गया था, कॉपर भी बैलेंस हो गया, एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। रिएक्शन में देख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड एल्युमिनियम के 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी एल्युमिनियम की 2 एटम है। कॉपर के रिएक्टेंट साइड 3 एटम है, प्रोडक्ट साइड भी 3 एटम है। और क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड 3 2 जा 6 और प्रोडक्ट साइड 2 3 जा 6, यानी एटम दोनों तरफ कैसे हो गए, बैलेंस हो गए। अगर एटम बैलेंस हो गया तो मास बैलेंस हो गया, यानी रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी बैलेंस करना है होमवर्क के लिए। इनको बैलेंस करें, कोई प्रॉब्लम्स आए तो कांटेक्ट करें हमसे।